In this lecture, we will discuss question number 21 of Unit 2, that is approaches to rural community development, right, or rural development programs we were discussing. So now these are some of the important approaches to rural community development, right. So when we talk about rural community development, आप देखोगे कि आप तीन अप्रोचेस के बारे में डिस्कशन किया गया है आपकी बुक में. एक है टैगोर अप्रोच, है ना, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का था. द सेकेंड वन इज़ योर गांधीयन अप्रोच, है ना, गांधी जी ने जो अप्रोच फॉलो किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल पीपल रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज़, है ना. तो गांधीयन अप्रोच के बारे में डिस्कशन हुआ है. और एक अप्रोच है सी सुब्रमण्यम अप्रोच. ठीक है. तो इस लेक्चर में हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ योर टैगोर अप्रोच, है ना. टैगोर जी ने जो अप्रोच जो वे अडॉप्ट किया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल कम्युनिटी, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है. अगर हम टैगोर जी की बात करते हैं, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट टैगोर वॉज अ ग्रेट विजनरी, है ना. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ही वॉज अ person who has written so many, you can say, a lot of books, a lot of content he has given, and he has equally done a lot of social work also, yeah? So he was a great intellectual, he was a great social worker, फाइन. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करके उन्होंने डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करके एक सेल्फलेस नेचर था उनका, और वो चीज़ उन्होंने शो की बाय टेकिंग केयर ऑफ द पीपल विद होम ही वॉज लिविंग, और यू कैन से द विलेज एरिया जहाँ पे वो काम करते थे. तो उन सब के बारे में उन्होंने सोचा समझा और उनके लिए कुछ करने की उन्होंने कोशिश की. ठीक है. तो यहाँ पे टैगोर लिखा गया है कि जो टैगोर जी हैं ही वॉज अ ग्रेट विजनरी, है ना. एंड ही रियलाइज द लॉजिकल, साइंटिफिक एंड रियलिस्टिक वे ऑफ द सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द लाइव्स ऑफ द रूरल मास. ठीक है. सो इन दिस स्टेटमेंट व्हाट इज़ बीइंग रिटन इज दैट कि जो टैगोर जी हैं उन्होंने जो मेथड अडॉप्ट किया दैट वाज हाईली लॉजिकल, साइंटिफिक एंड रियलिस्टिक. ठीक है. तो ये टर्म्स हैं विच यू शुड कीप इन माइंड कि उनके द्वारा जो मेथड अडॉप्ट किया गया था वो कैसा था. इट वाज लॉजिकल, ठीक है, इट वाज साइंटिफिक एंड इट वाज रियलिस्टिक. ठीक है. लॉजिकल और साइंटिफिक मेथड्स वो होते हैं जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं. ठीक है. वो जो वेल प्रूवन होते हैं, उनमें प्रॉपर रिसर्च की गई होती है एंड दे फॉलो प्रॉपर लॉजिक, उसके पीछे रीजनिंग होती है. ठीक है. कोई स्टेप जब आप लेते हो तो आपने वो स्टेप क्यों लिया, व्हाट रिजल्ट इट विल गिव, और कैसा रिजल्ट आएगा, वो चीज़ें जब आप पूरी एनालिसिस कर लेते हो, योर मेथड बिकम्स लॉजिकल, इट बिकम्स साइंटिफिक. ठीक है. रियलिस्टिक है मीन्स इट्स एसोसिएटेड विथ रियल लाइफ, it's not imaginary or illusionary, है ना. Like generally we live in imaginations, so that is not real. If you want realistic, what you are doing in your real life is something which is realistic, the thing which is possible, है ना. तो इनके जो मेथड्स इन्होंने अडॉप्ट किए थे किन्होंने, टैगोर जी ने, वो हाईली लॉजिकल इन नेचर थे, हाईली साइंटिफिक हुआ करते थे और हाईली रियलिस्टिक थे. ठीक है. तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी है. तो जो भी ये जो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स हैं इसमें क्या मेंशन है दैट वट एवर प्रॉब्लम वॉज देयर इन द लाइव्स ऑफ द रूरल पीपल, रूरल मास मीन्स द पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया. ठीक है. दैट इज़ अ रूरल मास. तो जो भी प्रॉब्लम्स रूरल लोग जो थे उनके पास जो भी दिक्कतें आ रही थी उनके लिए एक प्रॉपर लॉजिकल, साइंटिफिक एंड रियलिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश की टैगोर जी ने. ठीक है. तो किस तरीके से किन फेजेस के थ्रू वो गए, क्या क्या स्टेप्स उन्होंने उठाए, वो इस क्वेश्चन में के आंसर में मेंशन है. ठीक है. अब हम देखते हैं योर फर्स्ट पॉइंट विच इज़ रिटन देयर, दिस ए, है ना. So in point A, what's written? The first phase of rural reconstruction is East Bengal experiment. ठीक है. तो रूरल रिकन्स्ट्रक्शन की बात हो रही है यहाँ पे. टैगोर जी ने रूरल पीपल के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम स्टार्ट किया दैट इज़ टर्म्ड हेयर एज रूरल रिकन्स्ट्रक्शन.
the things which are present there already, there, after doing certain improvement, Tagore जी is trying to reconstruct that particular area, that particular thing, है ना. जो रूरल पीपल है, उनका यू कैन से रूरल रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे. मीन्स डिफरेंट डेवलपमेंट्स आर बीइंग डन इन द रूरल एरिया. ठीक है. तो जो रूरल रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम टैगोर जी ने स्टार्ट किया था, उसका जो फर्स्ट फेज़ है उसके बारे में डिस्कस किया गया है इन सेक्शन ए, है ना. जो सेक्शन ए यहाँ पे मेंशन्ड है, इसमें हमने फर्स्ट फेज़ ऑफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन की बात की है. जब भी हम कोई बड़ा प्रोग्राम लेकर चलते हैं, कोई बड़ा एम होता है लाइफ में, वी ट्राई टू अचीव दैट एम बाय फॉलोइंग सर्टन स्टेप्स, है ना. और स्टेप्स आर टेकन इन डिफरेंट फेजेस. तो उसी तरीके से जो पहला स्टेप था, जो पहला फेज़ ऑफ डेवलपमेंट था, उसमें किन किन चीज़ों पे टैगोर जी ने फोकस किया है, दैट वी विल स्टडी हियर. ठीक है. ईस्ट बंगाल एक्सपेरिमेंट के नाम से फर्स्ट फेज़ ऑफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन को जाना जाता है. ठीक है. टैगोर जी ने जो फर्स्ट स्टेप लिया या फर्स्ट फेज़ जो था उनके रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम का, उसको उन्होंने उसको यहाँ पे नाम दिया गया है ईस्ट बंगाल एक्सपेरिमेंट. क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो उनके अंदर ये भावना आई कि रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, वो ईस्ट बंगाल में जब वो एक ज़मींदार थे तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया दैट वी नीड टू रिकन्स्ट्रक्ट द रूरल society and the rural infrastructure and all the aspects of the rural people or area is to be taken into consideration if we want to develop our nation, right? So this is what he get to know when he was zamindar. तो ये जो सेक्शन ए है आपका, इसका पॉइंट 1 कहता है दैट टैगोर केम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रूरल बंगाल आफ्टर ही टुक द चार्ज ऑफ देयर ज़मींदारी ई स्टेट एट ईस्ट बंगाल. ठीक है. तो टैगोर जी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए रूरल बंगाल. मीन्स यू ऑल नो जो हमारा बंगाल है, दैट वाज इनिशियली बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज नेम्ड एट वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल. ईस्ट बंगाल आपका बांग्लादेश वाला पार्ट है प्रेजेंट सिनेरियो की अगर बात करें, और आपका जो वेस्ट बंगाल है दैट इज़ प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल इटसेल्फ, है ना. और ईस्ट वाला है, इसका नाम अब चेंज होके क्या हो गया है, बांग्लादेश. इट इज़ नाउ अ सेपरेट कंट्री अदर दैन इंडिया. ठीक है. तो जो टैगोर जी हैं केम इन टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रूरल बंगाल आफ्टर ही टुक द चार्ज ऑफ देयर ज़मींदारी ई स्टेट एट ईस्ट बंगाल. ईस्ट बंगाल में उन्हें ज़मींदार का चार्ज दिया गया था. ठीक है. सम एरिया वॉज अंडर हिम जहाँ से उन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था. तो उस टाइम पे जब वो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे, ही वॉज ज़मींदार एट दैट प्लेस इन ईस्ट बंगाल. तो वो वहाँ के रूरल लोगों के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए. ठीक है. Point second says it was during that period that the idea of rural reconstruction came to his mind, and that was the beginning of his rural reconstruction program. यही वो समय था जब उनके पास ये विचार आया कि उन्हें रूरल रिकन्स्ट्रक्शन करना चाहिए, राइट. और यही उनके रूरल रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम की शुरुआत थी. बिकॉज जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो इफ़ यू आर अ लिटिल बिट यू हैव अ केयरिंग पर्सनैलिटी और you are logical person, तो आपको लगेगा that what are the things which you can do to improve the present condition of the people living there, है ना. तो वो चीज़ यहाँ पे शुरुआत हो गई. टैगोर जी ने शुरू कर दिया रूरल रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम अपना. ठीक है. once he got this post. Now the third point is saying that his program included health, education, cottage industries, agriculture, fisheries and weaving. तो थर्ड पॉइंट में क्या मेंशन किया है कि जो भी प्रोग्राम स्टार्ट किया था टैगोर जी ने, उसके अंदर किन किन क्षेत्रों पे फोकस किया गया, किन किन एरियाज़ पे फोकस किया गया, वो यहाँ पे मेंशन है. ठीक है. क्या किया गया था कि जो प्रोग्राम है उसके अंदर हेल्थ सेक्टर पे फोकस किया गया, बिकॉज हेल्थ इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी ऑल नो दैट देयर इज़ अ साउंड mind in a sound body. So if you want to have an optimistic point of view, you need to have a good health, right? Then only you will be able to focus on other areas of your life. So health plays a very prominent and dominant role in the life of the people, in the life of a student, in the life of a professional, or in the life of each and every individual whosoever is living in the society. तो health
इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रोग्राम में हेल्थ पे फोकस किया गया, ठीक है। उस समय जिस समय की बात हो रही, जब टैगोर जी ने ये रूरल रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम किया गया था, काफ़ी ज़्यादा फेमाइंस आते थे, बहुत ज़्यादा एपिडेमिक्स फैल जाते थे, बिकॉज देयर वॉज नो प्रॉपर रिसर्च of what is the reason behind those you can say the diseases which are being caused, what is the reason behind their occurrence, why that thing has happened. तो वो प्रॉपर रिसर्च नहीं होता था, गुड मेडिसिन अवेलेबल नहीं थे, है ना। तो ये सारी चीज़ों पे रिसर्च की ज़रूरत थी। सो हेल्थ वाज द मेजर एरिया ऑफ कंसर्न। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था दैट वाज एजुकेशन पे भी फोकस किया गया, ठीक है। सो हेल्थ वाज फोकस्ड अपॉन। देन सेकेंड थिंग वॉज योर एजुकेशन सेक्टर, राइट। देन कॉटेज इंडस्ट्री पे फोकस किया गया, क्योंकि आपको इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। तो लोगों को इंडस्ट्रीज़ ले आकर दी गई। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस किया गया। एजुकेशन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल नो इट develops your logical and scientific thinking, है ना। So in that way education is very important. You get to know a lot of things, you get a lot of information, and using those information you try to solve the problems of your life. So education again plays a very important role in your life, right. Then cottage industries हैं, so these things are there for the livelihood, for the economic prosperity, है ना। उसके लिए एजुकेशन कॉटेज इंडस्ट्री की ज़रूरत है। यू नीड टू हैव गुड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, ठीक है। फिशरीज़ पे फोकस किया गया, वीविंग पे फोकस किया गया, ठीक है। हेल्थ पे पहले आपका फोकस होगा, देन द सेकेंड थिंग इज़ योर एजुकेशन सेक्टर, एंड आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन द इकोनॉमिक सेक्टर, जिसमें कि आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट आपके मीन्स ऑफ लाइवलीहुड्स पे आप फोकस करोगे, जो कि यहाँ पे है कॉटेज इंडस्ट्री पे फोकस किया गया। एग्रीकल्चर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नीड टू हैव फूड, and if you have a good quality food, if you have a proper amount of food available for each and every individual, then you can have a good health, right. So all these things are interrelated and interconnected with each other, and their proper focus on each and every area was needed. This was something which was taken into consideration by Rabindranath Tagore, and this was something which was realized by him. So he took certain steps and certain important steps in these areas, है ना, for the development of the rural people, for their all-round development, for their overall development, right. So third point में different areas, different sectors जिस पे focus किया गया था in the rural reconstruction program, वो mention किया गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट सेज दैट ही इंट्रोड्यूस द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रैक्टर फॉर कल्टिवेशन, फर्नेस फॉर पॉटरीज एंड सिरामिक्स, अ हस्किंग मशीन फॉर पैडीज। देखिए मतलब इन्होंने ये न्यू कुछ एक्सपेरिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए। सी दीज आर द इनोवेशन, कि कैसे चीज़ों को ईजी किया जाए, है ना, कैसे चीज़ों को इफ़िशियंट किया जाए, कैसे उनको इफ़ेक्टिव बनाया जाए। अब कल्टिवेशन में इनिशियली पीपल यूज टू हैव ऑक्सेस, है ना, उनकी ऑक्स जो ऑक्स होते थे उनकी हेल्प से प्लॉइंग की जाती थी। नाउ कम्स द रोल ऑफ द ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर ज़्यादा एफिशिएंट होगा, है ना, तो ये कुछ नए मेथड्स उन्होंने अडॉप्ट करने के लिए बोला लोगों को इन द फील्ड ऑफ कल्टिवेशन। देन पॉटरीज और सिरेमिक्स के फील्ड में भी उन्होंने फर्नेस का यूज़ किया ताकि स्ट्रॉन्ग बन सके, है ना, जो आपकी ये मिट्टी के जो भी बर्तन वगैरह होते हैं, पॉटरीज वगैरह एंड ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा पैडी कल्टीवेशन होता था तो उसमें हस्किंग मशीन लेकर आए, ठीक है, जो पहले विनोइंग के थ्रू किया जाता था। सो देर वॉज अ मशीन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो कितना लोगों का टाइम सेव किया, एनर्जी सेव की, और चीज़ों को ईजी बनाने की कोशिश की गई विद द हेल्प ऑफ न्यू डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। द फिफ्थ पॉइंट इज सेइंग दैट एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ विलेज was his ultimate objective, which to his mind was necessary for making a self-sufficient and self-confident society. See how nicely it has been written. अब जो पूरा ऊपर आपने 1 2 3 4 पॉइंट्स में पढ़ा समझा, उसको एक फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने पूरा कॉन्क्लूड किया है, ठीक है, इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। क्या बोला है कि अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं टैगोर जी, ही इज़ ट्राइंग टू फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ विलेज। उसके हर एक सेक्टर, हर एक क्षेत्र में
पूरा जो आप कह सकते हो चौतरफा विकास की यहाँ पे अवधारणा आई है आपके सामने, ठीक है। मीन्स डेवलपमेंट इन ऑल द एरियाज इज ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो ये उनका अल्टीमेट एम था, उनका जो एक ऑब्जेक्टिव था दैट वाज कि विलेज का प्रॉपर डेवलपमेंट हो और जो विलेज सोसाइटी है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट सोसाइटी बनकर बाहर निकली, ठीक है। तो सेल्फ सफिशिएंट मीन्स कि उनकी जो भी नीड्स हैं उनको वो खुद ही फुलफ़िल कर पा रहे हैं। तो नीड्स कौन सी, एजुकेशन कैसा है, वहाँ की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, उन सब चीज़ों में उनका इन्वॉल्वमेंट हो और वो अपने आप में उन चीज़ों को पूरा करने में सक्षम हो, ठीक है। जो उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स है उसको वो खुद से पूरा कर सकें, है ना। और अपना उनका लाइवलीहुड और जो वे ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो सके, ये सारी चीज़ें उन्होंने फोकस की, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सोसाइटी भी आए, मतलब वो आत्मविश्वास से भरी हुई सोसाइटी चाहते थे जो उनको कोई सप्रेस ना कर सके, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहें वो, अपनी जो सोसाइटी है वो अपने पथ पर आगे बढ़ती रहे इन द वे ऑफ इट्स डेवलपमेंट, है ना। इसमें प्रोग्रेस करती रहे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, और एक अच्छा जीवन शैली सभी ग्रामवासियों का हो जाए और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन उन्हें मिल जाए, और कोई भी जो मिजरीज एंड सॉरोज़ उनकी लाइफ में है वो वहाँ से चले जाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया, और सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ कॉन्फिडेंट सोसाइटी, दिस वाज द एम, द अल्टीमेट एम ऑफ हिज लाइफ, कि जो सोसाइटी है वो सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट बने, ठीक है। सो दिस वाज देयर इन द फर्स्ट फेज ऑफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज थे और कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस थे, आप कह सकते हो, जो टैगोर जी ने अपने इन प्रोग्राम में वो लेकर आए थे। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो उनका स्टेप था दैट वाज द रूरल बैंक, द कंस्ट्रक्शन और द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल बैंक, राइट। बैंक आप सबको पता है इट्स रिलेटेड टू मनी, है ना, जहाँ से आप मनी, और जहाँ पे आप अपना सेविंग्स अकाउंट में रखते हो, यू विड्रॉ फ्रॉम दैट बैंक, है ना। तो उसी तरह का एक सेटअप उन्होंने क्रिएट किया इन रूरल एरियाज। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल बैंक इट ऑक्यूपाइज अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस इन टैगोर्स रूरल रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम। सो इट वॉज अ सिंपल लाइन, सिर्फ ये कहा है कि एक रूरल बैंक का जो कॉन्सेप्ट है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था किसमें, टैगोर के रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम में। फिर second point कहता है that while acting as a zamindar, he observed that one of the main reasons of the rural poverty was the ruthless exploitation by the zamindars, the middlemen and the money lenders, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की, जो ज़मींदार हैं, राइट, इन्होंने नोटिस किया कि जो दूसरे ज़मींदार थे, जो दूसरे मिडिल मैन थे, या जो मनी लेंडर्स थे, जो उधार पैसा दिया करते थे लोगों को गाँव में, तो वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, रूरल पावर्टी के लिए, है ना। वो लोगों को आप कह सकते हो उनके ऊपर दे ट्राई टू कमिट एट्रोसिटीज़ ऑन द रूरल पीपल। कौन लोग ऐसा करते थे, कौन अत्याचार करते थे, ज़मींदार, मिडिल मैन और बिचौलिया जो होते हैं, और मनी लेंडर्स जो होते हैं, राइट। होता क्या था कि रूरल जो विलेजेस में, आपको अभी भी पता होगा अगर आप स्टोरी सुनते होगे, और व्हेन एवर यू जस्ट टॉक टू योर ग्रैंड फादर, और जो आपकी बुज़ुर्ग लोग होते हैं गाँव में, तो आपको पता चलेगा कि पुराने ज़माने में जब वो लोग कभी किसी से ऋण ले लिया करते थे, लोन लेते थे, तो उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता था और वो कभी ख़त्म ही नहीं होता था। मीन्स दे जस्ट कीप ऑन पेइंग द इंटरेस्ट टू द ज़मींदार्स और द मनी लेंडर्स, और वो करते जाते थे पे। कभी उन्होंने किसी काम से अगर उधार ले लिया तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होता था, और कभी कभी तो उनको अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ती थी, है ना। पूरी फसल जो भी उनकी कट कर आती थी उसमें से बहुत कम अमाउंट ही वो अपने खर्चे के लिए यूटिलाइज़ कर पाते थे। द रेस्ट ऑफ द मनी दे यूज़ टू गिव इट बैक टू द मनी लेंडर्स। तो स्थिति बहुत ख़राब थी, और इसीलिए वो लोग गरीब थे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं बचता था कि वो अपनी डेवलपमेंट के लिए कुछ खर्च कर सके, है ना। तो ये चीज़ टैगोर जी ने नोटिस की थी कि जो बेसिक प्रॉब्लम आ रही है पावर्टी की, लोग जो गरीब हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, वो क्यों हैं। बिकॉज जो मनी लेंडर्स हैं, कभी ज़रूरत पड़ने पे किसानों ने जहाँ से पैसा उधार लिया है वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दे आर रिथलेसली एक्सप्लॉइटिंग दोज रूरल पीपल। तो उन्होंने कहा कि अगर ये लोग खुद से सक्षम हो जाएं, खुद से अपना एक बैंक फॉर्मेशन करें, ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान का ना हो जो कि इन्हें एक्सप्लॉइट कर सके, तो क्या बुरा है ना। तो वो एक कॉन्सेप्ट लेकर आए रूरल बैंक का, राइट।
थर्ड पॉइंट में लिखा है दैट द ओनली वे टू रेस्क्यू द विलेजर्स वॉज टू लेंड मनी एट द रेट ऑफ लोअर इंटरेस्ट। उन्हें ये समझ में आया कि इन विलेजर्स को इस पावर्टी से बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है कि उनको मनी यानी पैसा उधार दिया जाए। लेंड मनी मीन्स टू गिव मनी एट सम इंटरेस्ट रेट, है ना, उनको उधार जो देना है पैसा, उसका जो इंटरेस्ट है वो लोअर इंटरेस्ट अगर रखा जाए तो वो आसानी से उसको रीपे कर सकते हैं। ठीक है, तो ही फाउंड द वे, है ना। देखो यहाँ पे लॉजिकल तरीके से वो कैसे चल रहे हैं, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द प्रॉब्लम, एंड देन व्हाट विल बी द परफेक्ट सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा टैगोर जी का एक बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक अप्रोच टू इराडिकेट द रूरल पावर्टी विच वॉज प्रिवेलिंग देयर इन द सोसाइटी एट दैट टाइम। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कहता है विद दिस ऑब्जेक्टिव टैगोर एस्टेब्लिश पार्टीसर बैंक इन 1905। ये कोई जगह है पटीसर और पार्टीसर, तो वहाँ पे एक बैंक उन्होंने एस्टेब्लिश की, है ना, 1905 में। 1905, है ना। 1905 में क्या हुआ था, लॉर्ड कर्जन बंगाल डिवीज़न कर रहे थे ना, बंगाल को विभाजित करने की कोशिश की गई थी। तो उसी 1905 में इन्होंने ये चीज़ लेकर आई है। ठीक है, बैंक इन्होंने फॉर्म की, तो रूरल बैंक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, है ना। और जो ईस्ट बंगाल एक्सपेरिमेंट था वो आपको समझ में आ गया। अब जो थर्ड सेक्शन इस आंसर का है दैट इज़ सी, इट इज़ श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट, है ना। एक एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे दैट इज श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट था, एंड दिस इज़ एक्चुअली रिलेटेड विद द एजुकेशन फील्ड, है ना। और ये देखते हैं हमसे फर्स्ट पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ श्री निकेतन was not an isolated experiment but an integral part of the Tagore's total educational and reconstruction work, right। तो ये जो श्री निकेतन नाम का एक इंस्टीट्यूशन इन्होंने बनाया, वो कोई आइसोलेटेड एक्सपेरिमेंट नहीं था। मीन्स इट वाज नॉट कि वो एक अलग ही कोई चीज़ है, रादर इट वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। जो टैगोर जी ने प्रोग्राम स्टार्ट किया था रूरल रिकन्स्ट्रक्शन का, उसी का ही एक इंटीग्रल पार्ट है श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट। मतलब उसके अंदर ही उन्होंने शुरुआत की, कोई अलग सी एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये एक सिंपल सी चीज़ इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में मेंशन की है। ठीक है, तो टैगोर जी क्या करना चाहते थे, जो एजुकेशनल और रिकन्स्ट्रक्शन वर्क उनका चल रहा था गाँव में, उसी के लिए उन्होंने एक उसी दिशा में एक स्टेप उठाया, दैट वाज श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट, है ना। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था ये देख लेते हैं। तो श्री निकेतन के अंदर व्हाट दे यूज टू डू दैट टू विन द फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन ऑफ द विलेजर्स एंड कल्टिवेटर्स बाय टॉकिंग रियल इंटरेस्ट इन ऑल दैट कंसर्न्स। ओके, नो इट्स नॉट टॉकिंग, इट्स टेकिंग, है ना। तो इसको आप सही कर लेना, ये आपका टेकिंग है ना, नॉट टॉकिंग, वो बात नहीं कर रहे, इज टेकिंग रियल इंटरेस्ट, है ना। सो दिस इज़ राइट। एल यहाँ पे जो लिखा है वो आप हटा देना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि टू विन द फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन ऑफ द विलेजर्स एंड कल्टिवेटर्स, ये क्या चाहते थे, अब गांव में कौन रह रहे हैं, विलेजर्स हैं जो गांव के लोग हैं, और उसमें भी स्पेसिफिकली कल्टिवेटर्स यानी कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। हमने पहले पढ़ लिया कि रूरल एरियाज़ में लोग सबसे ज़्यादा किन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिशरीज़ है, एनिमल हस्बेंड्री, ये चीज़ तो चलती रहती है, बट जो उनका एक मेन ऑक्यूपेशन होता है दैट इज़ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो कल्टिवेटर्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए अलग से मेंशन किया। अगेन कल्टिवेटर्स आर द पार्ट ऑफ विलेजर्स ओनली, है ना, वो भी तो विलेजर्स ही हैं, वहाँ पे रह रहे हैं। तो उनसे फ्रेंडशिप करना और अफेक्शन डेवलप करना, है ना, दिस इज़ व्हाट ही वांट टू डू। और ऐसा वो कैसे कर सकते थे, जो ये प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती थी कि विलेजर्स से फ्रेंडशिप की जाए, उनसे एक अफेक्शनेट बिहेवियर शो किया जाए उन्हें, बाय टेकिंग अ रियल इंटरेस्ट इन ऑल दैट कंसर्न्स देयर लाइव्स एंड वेलफेयर। ये तभी पॉसिबल है, आप किसी की फ्रेंडशिप, रियल फ्रेंडशिप जब कहते हो तब पॉसिबल है जब आप उस पर्टिकुलर इंसान की लाइफ में जो एरिया ऑफ कंसर्न्स है उनमें इंटरेस्ट शो करो। ठीक है, उसके वेलफेयर के लिए कुछ काम करो, राइट। एंड यू विल हैव टू टेक अ लाइवली एफर्ट टू असिस्ट देम इन सॉल्विंग देयर मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स। वो चीज़ जो उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, अगर उस पर आप फोकस कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को रिमूव करने में आप उनकी हेल्प कर रहे हो रियल लाइफ में, है ना, एक लाइवली एफर्ट आप
ले रहे हो इन दिस पर्टिकुलर एरिया, तभी आप उनकी फ्रेंड अच्छे बन सकते हो. सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप विच वॉज टेकन अंडर दिस पर्टिकुलर मिशन. क्या स्टेप होता था कि जो प्रॉब्लम्स हैं विलेजर्स की, उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, उसमें उनको असिस्ट करना, जो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है उस पर फोकस करना, ठीक है, और उससे उनको बाहर निकालना ताकि आप उनके अच्छे फ्रेंड बन सको और उनके वेल विशर बनकर उनको गाइड कर सको, ठीक है. See, so he in a way wanted to be a friend, philosopher, and guide of those villagers. Right. Second point is to take the problem of the village and the field to the classroom for study and discussion, and to the experimental farm for solution. Now, very important and very, you know, you can say valuable step taken. Second point में mention है, क्या करते थे, जो विलेज की प्रॉब्लम्स हैं, जो फील्ड की प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर फील्ड की, उनको क्लासरूम में डिस्कस किया जाता था ड्यूरिंग स्टडीज़. तो स्टडी में जो टॉपिक होता था दैट इज़ रिलेटेड टू द रियल लाइफ, तो बच्चों को समझाया जाता था क्लासरूम में, डिस्कशन होता था उस पर, कुछ आपकी चीज़ें निकल कर सामने आती थी, ठीक है. तो जो अल्टीमेटली सोल्यूशन निकला, प्रॉब्लम्स डिस्कस हुई, इनका सोल्यूशन निकला, तो उन सोल्यूशंस को एक्सपेरिमेंटल लेवल पे फार्म्स पे उनको अडॉप्ट किया जाता था उन सॉल्यूशन को, ठीक है. तो एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है एंड यू आर इन अ वे सॉल्विंग द प्रॉब्लम एट अ वेरी लार्ज स्केल. थर्ड पॉइंट पे क्या है, टू पुट द स्टूडेंट्स इन द वे ऑफ एक्वायरिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन कल्टिवेशन, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, poultry keeping, carpentry and smithing, weaving and tannery, in practical sanitation work and in the art and spirit of cooperation. इसमें कुछ मेंशन नहीं, बस ये बताया है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जा रहा है कल्टीवेशन का, डेयरी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, और ठीक है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, ठीक है. तो थर्ड पॉइंट में इन्होंने ये बताया है कि स्टूडेंट्स को ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया गया इन डिफरेंट एरियाज़ में. उनको कल्टीवेशन के बारे में नॉलेज दी जाती थी, डेयरी सेक्टर के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री, जो भी चीज़ें गांव में हो रही थी फॉर लाइवलीहुड, फॉर द अर्निंग पर्पस, उन सब से रिलेटेड जानकारी दी जाती थी बच्चों को, ठीक है. उनको पढ़ाया हो जाता था जो प्रैक्टिकली उन्हें करना होता था, ठीक है. फिर सैनिटेशन वर्क पे फोकस किया गया और लोगों के अंदर सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए या इनकलकेट करने के लिए स्टूडेंट्स को ही ये सारी चीज़ें सिखाई जाने लगी कि आप कैसे कोई टास्क विद कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एक प्रॉपर मैनर में कर सकते हो, ठीक है. बिकॉज कोऑपरेशन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ यू नीड टू हैव अ कोऑपरेशन, है ना. ओके. नाउ फोर्थ पॉइंट कहता है टू गिव द स्टूडेंट्स एलिमेंट्री इंस्ट्रक्शन द साइंस कनेक्टेड विद द प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है. मतलब प्रैक्टिकल वर्क में उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, साइंटिफिक इंस्ट्रक्शंस, है ना. देन encourage किया जाता था to encourage in the staff and students of the department itself a spirit of sincere service, willing sacrifice for the people of the surrounding villages. एक ethical आप कह सकते हो ethical डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो स्टाफ है स्कूल का या जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनक्रेज किया जा रहा है कि वो एक सिंसियर एफर्ट लें, सेल्फलेस एफर्ट लें, सेक्रीफाइस करें, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें उनके वेलफेयर के लिए. मतलब जो लोग हैं वो उनके अंदर जो भी नॉलेज है वो उसका यूटिलाइजेशन करके अपने आसपास के विलेजेस की जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ यहाँ पे इस स्पिरिट को बेसिकली एनकरेज किया जा रहा है इन द स्टूडेंट्स एज वेल एज द स्टाफ, ठीक है. वो सो मोटो एक्शन ले, इफ दे फाइंड आउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन द एरिया तो उसका वो खुद से सॉल्यूशन फाइंड आउट करे, लोगों की हेल्प करे कि वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए, है ना. तो इस तरीके से उनके अंदर एक इमोशंस अच्छे, गुड सॉर्ट ऑफ इमोशंस एंड गुड वैल्यूज़ उनके अंदर इनकलकेट करने की कोशिश की जाती थी अंडर दिस प्रोग्राम. To train the students to a due sense of their own intrinsic worth, physical and moral, लोगों के अंदर खुद की एक हमारी वैल्यू है, दिस टाइप ऑफ फीलिंग इज़ बीइंग जनरेटेड, है ना. उनके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ आए, मॉरली वो स्ट्रांग हो, ये सब चीज़ें इंश्योर की जाती थी पूरे एजुकेशन, जो उनका एजुकेशन पॉलिसी थी यू कैन से एट दैट टाइम, है ना. ये सारी चीज़ों पे फोकस हो रहा है. देन विलेज के जो भी
They used to teach them to do with their own hands everything which a village householder or a cultivator does or should do for a living, if possible more efficiently, है ना. तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है. जो हमारी नई एजुकेशनल पॉलिसी NEP 2020 या जो करिकुलम हमें फॉलो करते हैं दैट इज़ NCF 2005, तो ये सारी चीज़ों में वन थिंग इज़ देयर ऑन विच वी आर फोकसिंग एंड दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग, है ना. लोगों, अगर बच्चों को हम कोई चीज़ करके सीखने को कहते हैं तो वो उन्हें ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है. इफ़ यू विल टेल देम द लॉजिक बिहाइंड अ पर्टिकुलर थिंग और वो चीज़ खुद से करेंगे इन रियल लाइफ, तो उन्हें चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी. और ये चीज़ उस समय बहुत अच्छे से फॉलो हो रही थी, राइट. क्योंकि वहाँ पे बच्चों को रियल लाइफ में उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के लिए बोला जा रहा है जो वो क्लास में पढ़ते हैं ना. उनका पढ़ाने का तरीका ही डिफरेंट था. और यहाँ पे जो कल्टीवेटर्स हैं उनकी हेल्प करने को बोला जा रहा है, बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है दैट दे शुड हेल्प ऑल द विलेज हाउस होल्डर्स एंड द कल्टिवेटर. और वो हेल्प करें नॉर्मल वे में, और अगर पॉसिबल हो पाए तो जो भी काम हो रहा है ना उसको एफिशिएंट करने की कोशिश करें, है ना. मतलब लेस एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट हो जाए, लोगों का टाइम रिड्यूस हो ताकि वो उसको किसी और डायरेक्शन में यूटिलाइज़ कर सके, है ना, अपने ग्रोथ के लिए यूटिलाइज़ कर सके. तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे करने के लिए बच्चों को मोटिवेट किया जाता था, ठीक है. तो श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ रूरल इंडस्ट्रीज़. इन्होंने इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया. आपने देखा बैंक पे हो चुका है फोकस, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर पे हो गया. अब इंडस्ट्रीज़ की बारी आई तो इंडस्ट्रीज़ में इन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री पे फोकस किया. तो लोकल आर्टिशंस जो होते थे और विलेज के जो यूथ थे उनसे बोला गया कि उनको मोटिवेट किया गया कि वो अपने फील्ड में नए नए इनोवेशंस लेके आएँ, ठीक है. और इसी आइडिया से उन्होंने शिल्पा भवन एट शांति निकेतन के अंदर उन्होंने शिल्पा भवन सेटअप किया, ठीक है. विद वॉट आइडिया, विद द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग न्यू इनोवेशंस इन द फील्ड ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एंड आर्ट, जिसमें कि आर्टिशंस होते थे, ठीक है. जो आपकी कारपेंटर इंडस्ट्री हो गई या पॉटर इंडस्ट्री हो गई या दूसरी जो कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, है ना. तो उन सारी चीज़ों, उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर नए इनोवेशंस लेके आना, इन चीज़ों पे फोकस करना, है ना. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर की जाती थी, ठीक है, रूरल इंडस्ट्रीज़ वाले पार्ट में इन द पर्टिकुलर रूरल रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम. इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन की बात की गई, ठीक है. तो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन क्या है, एक संस्था है रूरल रिकन्स्ट्रक्शन के लिए स्पेशली लाई गई थी, ठीक है. सो अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में डिस्कशन हुआ है. तो ये जो इंस्टीट्यूट है रूरल रिकन्स्ट्रक्शन के लिए वो स्टार्ट किया था उसने ऑपरेट करना थ्रू 2 ब्रॉड डिविजन्स ऑफ वर्क. मतलब जो भी इनके टास्क हैं उसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. किसके टास्क की बात हो रही है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन, राइट. सो इट्स इंस्टीट्यूट विच हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर द रूरल रिकन्स्ट्रक्शन पर्पज़. और उसके लिए इन्होंने जो भी टास्क थे असाइन किए गए थे इस इंस्टीट्यूट को, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया. The first one is it maintained a number of demonstration and service units concerning agriculture, animal husbandry, cottage industry, health, education and village organization. तो ये जो डिफरेंट एरियाज़ हैं जो इकोनॉमिक सेक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इंडस्ट्रीज सेक्टर हो गया, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हो गई. तो इन चीज़ों के लिए उन्होंने एक जो स्टेप ये इंस्टीट्यूट लेता था वो क्या था कि डिमॉन्स्ट्रेशन करके लोगों को दिखाना कि क्या कैसे क्या चीज़ करनी है, ठीक है. सर्विस यूनिट्स प्रोवाइड थी उसमें जो कि उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती थी डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज, है ना. थर्ड पॉइंट में लिखा है द इंस्टीट्यूट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़. कि इंस्टीट्यूट ने जो एक्टिविटीज़ थी उसको आप 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. कि जो भी वो टास्क परफॉर्म करती थी, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती थी, वो 3 तरह की होती थी. एक होता था रिसर्च, द सेकेंड वन इज़ एक्सटेंशन एंड द थर्ड वन इज़ एजुकेशन, ठीक है. तो वो रिसर्च पे फोकस करते थे. फिर जो रिसर्च से निकल के आपके पास आउटपुट आया, जो अल्टीमेटली कंक्लूजन आया, उसको एक्सटेंशन किया जाता था उसका, ठीक है. एंड देन एजुकेशन सेक्टर पे फोकस किया जाता था. तो रिसर्च किस चीज़ की होती थी कि प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, और प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या है एंड व्हाट आर द वेज टू गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम, मीन्स सोल्यूशन क्या है. तो ये चीज़ें ऐसे तो नहीं पता चलेंगी, यू नीड टू हैव रिसर्च ऑन दैट, है ना. वंस यू हैव अ रिसर्च ऑन दैट यू विल डू दैट पर्टिकुलर थिंग इन अ लिमिटेड एरिया, है ना. लिमिटेड एरिया में इस चीज़ को का जो सॉल्यूशन है उसको आप अप्लाई करके देखोगे एंड यू विल गेट दैट नाउ द रिजल्ट विच यू आर गेटिंग इज़ पॉजिटिव,
तब आप उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करोगे टू थ्रू आउट द विलेज, है ना। तो एक्सटेंशन का प्रोग्राम होता था। लेट्स से आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ इन्वेंट की कि ये एक मेथड है जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को डबल कर दे रहा है, राइट। फार्मर की इनकम डबल हो जा रही इफ़ वी अडॉप्ट दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। तो आप क्या करोगे कि आपने रिसर्च किया, आपको ये चीज़ समझ में है, अब आप चाहोगे कि कुछ लोगों को ना पता होकर ये आप हर जगह फैला सको। तो उसके लिए आपको डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल रिक्रूट करने पड़ेंगे ना, कि वो जगह जगह पे जाके आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डाइसेमिनेट कर सकें, उसको फैला सकें, स्प्रेड कर सकें, ठीक है। तो ये जो डाइसेमिनेशन प्रोसेस है दैट दे आर कॉलिंग एक्सटेंशन, है ना, उसको एक्सटेंड करना आइडियाज़ को। देन एजुकेशन सेक्टर आप देख ही रहे हो, काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन दे आर प्रोवाइडिंग विच इज़ हाईली रियलिस्टिक। बच्चों को क्लास में वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो उनकी रियल लाइफ से रिलेटेड है, और फिर उनको इनक्रेज किया जा रहा है कि वो उन्होंने जो सीखा है क्लासरूम में उसको वो फील्ड में एक्सपेरिमेंट करके देखें और लोगों की हेल्प करें, उनको बताएं, ठीक है। सो इन दिस वे ये जो तीनों काम है कौन करता था? इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन की देखरेख में ये सारे काम होते थे, ठीक है। अब आते हैं हम रूरल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी पुस्तकालय, ठीक है, जहाँ पे लॉट ऑफ बुक्स आर अवेलेबल। तो बुक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग। इफ़ यू हैव सर्टेन आइडिया एंड यू वांट टू स्प्रेड दैट आइडिया, यू कैन राइट अ गुड बुक, है ना। तो अब आप इतनी रिसर्च करो, इतनी सारी चीज़ें आपने डिफरेंट बुक्स बनाई, कुछ पुरानी बुक्स आपने रेफ़र की होंगी, ठीक है। देन दे आर बुक्स रिलेटेड विद ethical values. They are books related with the lives of the great people. They are books related with some scientific इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो जाए। तो ये सारी बुक्स जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे, उसको अडॉप्ट कैसे करेंगे उन मेथड्स को। और इतने सारे लोग हैं, सब तक सारी चीज़ें पहुंचानी, तो बुक इज़ अ गुड सोर्स। तो रूरल एरियाज़ में एक लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट लेकर आए टैगोर जी इस प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है। तो रूरल लाइब्रेरी वॉज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम। जिस तरह से रूरल इंडस्ट्रीज़ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थी, श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, रूरल बैंक एक इम्पॉर्टेंट इनोवेशन हुआ था इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंतर्गत, उसी तरीके से रूरल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट भी इसमें आया और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट और रोल प्ले किया इसने, ठीक है ना, डेवलपमेंट और रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ द रूरल एरिया। So the utility of library has always been recognized by Tagore. So from the very beginning there was a central library for learning and research. तो जो लाइब्रेरी की यूटिलाइजेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टैगोर जी को ये चीज़ पता थी, उन्होंने इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया एंड शुरुआत से ही एक सेंट्रल लाइब्रेरी की फॉर्मेशन कर दी गई थी इन द विलेज लर्निंग और रिसर्च पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो दिस शोज़ दैट the importance of the rural library was well known to the people at that time, and people are well acquainted with this particular fact that library is going to play a very important role in the development of the people, है ना। फोर्थ जो पॉइंट है दैट इज सेइंग दैट अनदर लोकल लाइब्रेरी टू सर्व द लोकल पीपल एंड टू ग्रो इंटरेस्ट फॉर रीडिंग एंड लर्निंग अमंग दैम, ठीक है। तो एक सेंट्रल लाइब्रेरी तो थी ही, लोकल लाइब्रेरीज भी बनाई इन्होंने, है ना। एक सेंट्रल लाइब्रेरी स्टार्टिंग में बना दी थी, फिर ग्रेजुअली स्टार्टेड डेवलपिंग लोकल लाइब्रेरीज कि लोकल पीपल भी वहाँ तक पहुँच सके। आप एक जगह पे लाइब्रेरी बनाओगे तो लेस नंबर ऑफ पीपल विल एबल टू एक्सेस दैट, बट आप हर एक जगह पे अगर एक लाइब्रेरी क्रिएट कर दोगे तो ज़्यादा लोग के एक्सेस में आएगा और ज़्यादा लोग पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो लोकल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट भी आया, ठीक है, लोगों के अंदर इंटरेस्ट आया पढ़ने का, समझने का, लाइब्रेरीज होने की वजह से। देन the most unique feature of this library system was the introduction of circulating library in 1925. ये जो लोकल लाइब्रेरी का सिस्टम था इसका एक बहुत ही यूनिक फीचर था, ठीक है। वो यूनिक फीचर क्या था कि सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाया गया 1925 में। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो आज़ादी से पहले की हैं, ठीक है। और उस समय पे भी एक लाइब्रेरी का कितना इम्पोर्टेंस हुआ करता था ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उस समय एक सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। अब ये सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम देखते हैं। तो उसको इन्होंने नेक्स्ट लाइन में मेंशन किया, इट वाज एक्चुअली अ मोबाइल लाइब्रेरी वेयर वन विलेज वर्कर यूज्ड टू गिव डोर टू डोर सर्विस बाय कैरिंग बुक्स इन अ बैग, है ना। तो ये कैसी लाइब्रेरी हुआ करती थी? मोबाइल लाइब्रेरी होती थी, मीन्स अ लाइब्रेरी विच इज़ मूविंग। तो अब ऐसा तो है नहीं कि बुक उठ के चलने लगी, है ना। क्या होगा, कुछ एक इंसान या एक विलेज में ही किसी एक
व्यक्ति विशेष को ये कार्य सौंपा जाता था कि वो हर घर जाकर क्या करेगा, बुक्स पहुंचाएगा। तो वो बुक लेके एक बैग में बुक्स भर के जाता था और डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता था, लोगों को घर पे जाके बुक्स इशू करता था और रिटर्न कर लेता होगा जब वो पढ़ लेते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर पर्सन को इस पर्टिकुलर वर्क के लिए अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। और इसी को हम मोबाइल लाइब्रेरी या फिर सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी कहा करते थे, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट रूरल लाइब्रेरी के अंतर्गत 1925 में लाया गया था। इट वॉज ऑब्वियसली अ वेरी यूनिक फीचर, क्योंकि यहाँ पे लोग जगह जगह जाकर बुक्स लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो किस तरह से एक लर्निंग हैबिट को इनकलकेट करने की कोशिश की गई थी in the village people. So these were some of the steps taken by Rabindranath Tagore under his rural reconstruction program. So that's all for this particular lecture. I hope I made it quite clear to you. एक बार आपको वापस से रिवाइज कर लेते हैं जस्ट विद इन सर्टन सेकेंड्स कि देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ईस्ट बंगाल एक्सपेरिमेंट पे आपको फोकस करना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जो फर्स्ट फेज़ था उनका वो ईस्ट बंगाल एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई उसकी बिकॉज ही वॉज ज़मींदार इन दैट पर्टिकुलर एरिया। दूसरी चीज़ कि रूरल बैंक का कॉन्सेप्ट वो लेकर आए, क्यों आए, क्योंकि वो पावर्टी जो थी उसके पीछे का रीज़न उन्होंने फाइंड आउट किया दैट मनी लेंडर एंड ज़मींदार आर रिस्पॉन्सिबल। तो उसके लिए अगर खुद पे ही लोग डिपेंडेंट होंगे, इफ़ दे विल फॉर्म दे बैंक ऑफ दे ओन बैंक, तो ये प्रॉब्लम उनके रिजॉल्व हो जाएगी। तो रूरल बैंक का कॉन्सेप्ट आया। देन रूरल इंडस्ट्रीज़, श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद रूरल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा। फिर हमने एक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन की बात की कि ये जो सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो इसको कराने के लिए एक इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन करना होगा। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया किस तरीके से उस इंस्टीट्यूट ने डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया अपनी एक्टिविटीज़ को, ताकि वो अपने एम्स को अचीव कर सके, ठीक है। फिर हम रूरल लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट पे आए जो कि एक यूनिक किस तरीके से था वो हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द टैगोर्स अप्रोच टू रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। अब आप इसको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख सकते हो। इस आंसर से जो यहाँ पे लिखा है इससे आपको ये पता चल गया कि कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं विच यू नीड टू मेंशन जब भी टैगोर जी की बात आए, कि उन्होंने किन किन चीज़ों पे फोकस किया है, क्या उन्होंने नए इनोवेशंस किए थे अपने इस प्रोग्राम के अंतर्गत, वो आपको यहाँ पे बताया गया, ठीक है। रूरल इंडस्ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट आया, रूरल बैंक, रूरल लाइब्रेरी, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन, श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट। तो ये 5-6 पॉइंट्स इफ़ यू विल रिमेंबर, तो आपने इसके अंदर की चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है, समझ ली हैं, एंड आई होप दैट यू कैन राइट इट डाउन ईजिली इन द एग्ज़ाम, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड just take care and keep studying the way you are. Thank you.